हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी इकोनॉमिक्स की 5वीं क्लास है। आज हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। ठीक है, थोड़ा सा लोगों में कन्फ्यूजन होता है, वो जीडीपी को ही राष्ट्रीय आय समझ लेते हैं। जीडीपी आपकी राष्ट्रीय आय नहीं होती। आय तो होती है, ये होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर राष्ट्रीय आय क्या है आपकी, एनएनपी एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर, इसी से ही निकलती है। सब कुछ बताएंगे, जीडीपी से जीएनपी कैसे निकालोगे, मार्केट प्राइस पे क्या होती है, ये फैक्टर कॉस्ट पे क्या होती है, एनडीपी कैसे निकलती है, एनएनपी कैसे निकल, सब चीज़ बताएंगे वन बाई वन करके। चालू कीमत पे क्या होती है, आधार वर्ष पे क्या होती है। एक बार हर चीज़ ध्यान से सुन लोगे, समझ लोगे, तो हमेशा के लिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। यहाँ समझो, देखो कोई अर्थव्यवस्था है, देश है जैसे इंडिया, देश की भी जीडीपी होती है, राज्य की भी होती है। तो किसी अर्थव्यवस्था, देश, क्षेत्र कहीं पे भी हो सकता है जिसके लिए आप आकलन कर रहे हो। तो देश के लिए अगर कर रहे हो तो पूरे देश में उत्पादित, देश की जो सीमाएं हैं, घरेलू सीमाएं, तो इन सीमाओं के अंदर उत्पादित सभी अंतिम, अंतिम ध्यान रखना, अंतिम वस्तु हो और सेवा हो, इनके कुल मूल्य को, जैसे एक व्यक्ति ने कुछ वस्तु का उत्पादन किया, दूसरे ने सेवा दी, तो उसने भी पैसे कमाए, वस्तु वाले ने भी इतने मूल्य की वस्तु का उत्पादन किया। तो जितनी भी उत्पादित हुई है उसके कुल मूल्य को क्या बोला जाता है, जीडीपी बोला जाता है। अब देश की घरेलू सीमाओं के अंदर उत्पादित है, तो चाहे वो देशी हो उसने भी उत्पादित की होंगी, विदेशी है तो उसने भी उत्पादित की। बस यही अंतर है जीडीपी और जीएनपी में, और जो आपकी राष्ट्रीय आय, इसमें सबकी जुड़ जाती है। विदेशी भी यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट काम कर रहा है, अगर वो कमा रहा है तो उसकी आय भी इंडिया की आय में जोड़ेंगे, अगर उसका ऑफिस यहाँ पे है, काम यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो किसी अर्थव्यवस्था के घरेलू क्षेत्र में, अब घरेलू क्षेत्र में क्या क्या आता है बाद में बात करेंगे, अभी तो ध्यान रखो कि घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, तथा सेवाओं के कुल मूल्य को जोड़कर जीडीपी निकाली जाती है। तो यह कुल मूल्य को क्या जीडीपी कहा जाता है। ठीक, अब अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं, दो टाइप की वस्तुएं होती हैं। एक होती है मध्यवर्ती, मध्यवर्ती वस्तु, जैसे आपने साइकिल है, साइकिल है आपके पास, साइकिल आपको असेंबल करनी नहीं, तो किसी ने लोहे वाला जो ढांचा होता है वो लेके आ गया। ठीक है, अब किसी ने पहिए लेके आ गया साइकिल के, कहीं कोई ब्रेक आप लेके आए तो ब्रेक का उत्पादन किसी और ने किया है, पहिए का किसी और ने। अब ये सारी चीजें नहीं जुड़े, ये मध्यवर्ती वस्तु है, क्योंकि साइकिल बनाने में इसका उपयोग होगा। आप क्या करो, जब ओवरऑल साइकिल बन जाएगी तो इसका मूल्य जोड़ लोगे, यही है अंतिम वस्तु, जो व्यक्ति के उपयोग के लिए क्या होती है, अवेलेबल रहती है। ठीक है, तो अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं, जो आपके उपयोग के लिए, उपभोग के लिए रेडी रहे। इसमें दो प्रकार की होती है, एक उपभोक्ता वस्तु, दूसरी पूंजीगत वस्तु। पूंजीगत वस्तु में समझा चुका, वो वस्तुएं होती हैं जिनसे उत्पादन होता है, फैक्ट्री, मशीनरी, है ना, इनमें। अगर आप उपभोक्ता वस्तु क्या होती है, साबुन जैसे, जो चीज आप तुरंत उपभोग कर ले रहे हो, आपके पास आई हो, आप अपने उपभोग के लिए खरीद रहे हो, किसी उत्पादन, नई वस्तु बनाने के लिए इसका उपयोग नहीं कर रहे हो, तो वो हो गई क्या, उपभोक्ता वस्तु। मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं, जैसे कच्चा माल हो गया, अन्य वस्तुओं को बनाने में लगने वाले उपकरण या अन्य वस्तुएं जो हैं। ठीक, ये मध्यवर्ती। अब आगे चलते हैं, घरेलू क्षेत्र क्या होता है। घरेलू क्षेत्र में आपकी राजनीतिक सीमाएं आती हैं। जितने भी देश है, इंडिया है, अगर इस प्रकार से इसका नक्शा बनाने में हाथ टाइट है, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे करके इंडिया की जितनी भी सीमाएं हैं, ये घरेलू सीमाएं जो इनकी हो गई, ये तो आएंगी आएंगी। इसके बाद भारतीय दूतावास, वाणिज्यिक दूतावास, जो अड्डे होते हैं, सैन्य अड्डे, सैन्य बेस जो होते हैं, जैसे ताजिकिस्तान में फरखोर नामक स्थान पे इंडिया का है, जो विदेशों में है, ये सारे भी माना जाता है कि भारतीय भूमि है, भारतीय टेरिटरी है। अमेरिका में जो भारत का दूतावास है, वाणिज्यिक दूतावास है, वो इंडिया की जमीन मानी जाती है। तो यहाँ पे भी जो उत्पादन हो रहा है वस्तु सेवाओं का, ये भी क्या माना जाएगा, इंडिया का उत्पादन।
दूसरा क्या जोड़ेंगे कि अगर सामान्य निवासी, देश के जो निवासी हैं, वो अगर किसी चीज के मालिक हैं, किन किन चीजों के, जहाज के, हवाई जहाज के, तेल के कुएं अगर उनके हैं, ये सारी चीजें क्या है, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में है, किसी देश के क्षेत्र में ना होके अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में, जैसे हवा में उड़ रहे हैं, ठीक है, या फिर वाटर में हैं, या तेल के कुएं भी कभी कभी समुद्र में होते हैं, वो किसी के अंतर्गत नहीं आते, तो ये अगर स्थित है तो ये भी भारत के उसमें जोड़े जाएंगे जीडीपी। अगला क्या है, घटाएंगे क्या क्या, ये नेगेटिव है। अब जब भारतीय दूतावास तुम भारत में जोड़ लोगे तो विदेशी दूतावास है उनको घटाना भी तो पड़ेगा, तो विदेशी दूतावास, वाणिज्यिक दूतावास, सैन्य अड्डे जो भारत में, इनको आप क्या करोगे, घटा दो। तो ये सारा आपका जीडीपी में जोड़ा जाता है। दूसरा आता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, एक थोड़ा सा और, सकल जीडीपी तो आगे आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो जान लिए, अगर इसको नेट निबल करना है तो कहीं पे निबल अगर लगा हो ना तो समझो शुद्ध की बात हो, एकदम शुद्ध की बात हो रही, तो जीडीपी को एनडीपी में बदलना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो आप क्या करोगे, मूल ह्रास को इसमें से घटा दो। अब ये मूल ह्रास क्या है, कहाँ से आया, मूल ह्रास क्या होता है, कोई फैक्ट्री चल रही है, ठीक है, एक फैक्ट्री लगी हुई है, चल रही है बराबर, मशीनरी चल रही है, तो मशीनों में क्या है, घिसावट आ जाती है, टूट फूट होती है, और भी जो खर्चे होते हैं वो सब क्या है, आपके खर्चे हो गए, उसको तो जोड़ोगे नहीं, तो इनका समय के साथ साथ मूल्य ह्रास होता है, इसको आप क्या कर देते हो, घटा देते हो, तो आपका नेट, जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो आ जाता है। या किसी को भी ग्रॉस को नेट में बदलना है तो आप मूल्य ह्रास घटा दोगे, सिंपल सी बात अपनी। अब आ जाते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, जब राष्ट्रीय की बात हो गई तो अभी क्या हो रहा था कि भारत की जो सीमा है, सपोज करो ये है, इसके अंदर जो उत्पादन हो रहा है वही केवल जोड़े, चाहे वो भारतीय हो और चाहे वो विदेशी हो। लेकिन नेट में क्या होगा कि भारतीय, अभी यहाँ पे निवासी आ, जो भारत के निवासी हैं, तो भारत के निवासी अगर भारत में उत्पादन कर रहे हैं वो, और विदेशों में उत्पादन कर रहे हैं वो, क्या हो जाएगा, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इन दोनों को जोड़ देंगे निवासियों द्वारा। तो एक वित्तीय वर्ष की अवधि में देश के सभी सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मौद्रिक मान को जीएनपी कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, कैसे निकालेंगे, अगर जीडीपी से निकालना है, जीडीपी से निकालना है तो आप क्या करोगे, भारतीयों ने जो भारत में उत्पादन किया उसको, प्लस भारतीयों ने जो विदेशों में उत्पादन किया उनको, इन दोनों को जोड़ दोगे और घटा दोगे क्या, जो विदेशियों ने भारत में उत्पादन किया, तो इसको बोलते हैं नेट, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। आगे लिखा है, सब चीज मिल जाएगा, अभी तो केवल समझा रहा हूं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, NFIA को जोड़ दोगे जीडीपी में। अब अगर भारतीयों ने, जो भारतीय हैं, भारत में उत्पादन किया, ये तो ज्यादा होगा होगा अपना, लेकिन भारतीय जो विदेशों में उत्पादन कर रहे हैं वो अगर आपका ज्यादा है जो विदेशी भारत में कर रहे हैं, तो NFIA आपका पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अगर विदेशी भारत में ज्यादा उत्पादन कर रहे हो, भारतीय विदेशों में कम कर पा रहे हैं, तो ये माइनस हो जाएगा। तो इस टाइम इंडिया का जो राष्ट्रीय आय है वो जीडीपी से कम होता है, क्योंकि भारतीय विदेशों से कम पैसा ला पाते हैं, विदेशी भारत से ज्यादा ले जाते हैं। तो अगर जैसे मानो कि ए है कि देश के निवासी हैं वो देश के घरेलू क्षेत्र में जो आय अर्जित कर रहे हैं, बी क्या है, सामान्य निवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित आय, मतलब देश के जो निवासी हैं वो विदेशों से जो आय अर्जित कर रहे हैं, और सी क्या है, जो देश के निवासी नहीं है और भारत से आय अर्जित कर रहे हैं। तो इसमें क्या करोगे, ए प्लस बी कर दोगे और माइनस सी कर दोगे, ये हो गई आपकी सकल राष्ट्रीय आय। अब सकल राष्ट्रीय आय को आपको निबल में बदलना है, फिर मैं बता रहा हूँ कि ये क्या हो गई आपकी, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसको आपको निबल में बदलना है, तो जहां पे भी निबल में बदलना पड़े तो निबल में क्या हो जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसमें बदलना है तो आप क्या करोगे, मूल ह्रास, यहाँ पे देखो जीएनपी आपको निकालना है तो ए प्लस बी को कर दिया आपने, सी घटा दिया। जीएनपी इज इक्वल टू क्या होगा, जीडीपी प्लस की नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड में क्या है, जो विदेशी यहां से कमा के ले गए, विदेशियों की कमाई भारत से, माइनस भारत की कमाई या जो भारतीय निवासी उनकी कमाई विदेशों से।
अगर ये पॉजिटिव में होगा तो जुड़ जाएगी, नेगेटिव में होगा तो घट जाएगी। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है ये, वही लिखा है, भारतीयों द्वारा विदेशों से अर्जित आय और विदेशियों द्वारा भारत से। आगे चलते हैं। शकल को निबल में बदलना, ये बता चुका हूं पहले ही कि शकल को निबल में बदलने के लिए आप क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ मूल ह्रास को आप घटा देते हो। मूल ह्रास क्या होता है, मशीनों में टूट फूट या उसकी कीमत में जो कमी आती है, रख रखाव में जो खर्चा होता है, वही मूल ह्रास होता है। तो अगर जीडीपी माइनस के मूल ह्रास करोगे तो एनडीपी आ जाएगी, नेट लग जाएगा। अब इसको जीएनपी में से अगर आप मूल ह्रास घटा दोगे तो एनएनपी हो जाएगा। ठीक है, जीएनपी माइनस मूल ह्रास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनएनपी। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट आपके पास आ गया, राष्ट्रीय आय के अब आप करीब पहुंच रहे हो। राष्ट्रीय आय क्या होती है, एनएनपीएफसी होती है, आगे बताएंगे। अब एक होता है कारक लागत पे मूल्य, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर आ गया, इसको थोड़ा सा वाई लगा दो इसमें, फैक्ट्री कॉस्ट, बोला फैक्ट्री ही जाता है। तो फैक्ट्री में जो वस्तु बन रही है उसकी जो कीमत आई, लागत आई, वही हो गया कारक लागत पे आए। तो कोई वस्तु का अगर उत्पादन होता है किसी फैक्ट्री में, तो एक उस पर लगता है उत्पादन कर। गवर्नमेंट एक मुश्त कर लगा देती कि आपको इस चीज़ की फैक्ट्री चलानी है तो सालाना इतना देना पड़ेगा। फिर आपने वस्तु का उत्पादन करो, फिर से साबुन का एग्जाम्पल लेते हैं, आप साबुन बना रहे हो 1 लाख साबुन, तो गवर्नमेंट ने इस पर जीएसटी लगा रखा, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें क्या होगा, हर साबुन पे लगा है तो 20 का बना रहे हो और गवर्नमेंट ने 2 रुपये जीएसटी लगा रखा है अगर, तो 22 रुपये का आप बेच रहे हो। ठीक है, तो ये पूरा कीमत किस में जोड़ा जाता है, जब जीडीपी में जुड़ेगी आपकी ये, तो 22 के साथ ही जुड़ेगी। ठीक है, तो एक फैक्टर कॉस्ट होती है, फैक्ट्री कॉस्ट 20 है और मार्केट प्राइस इसकी क्या है, 22 है। यही अंतर होता है कारक लागत में और फैक्टर कॉस्ट। कभी कभी गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे देती है, तो एक तरफ तो कर लगाया वो सब पे लगाई यूनिकली, और फिर इसको सब्सिडी दे दी 1 रुपये की, तो आप क्या करोगे, अभी इसका मार्केट प्राइस 21 हो गया, तो टोटल आप देखोगे कि जो आपकी मार्केट प्राइस होती है वो क्या होती है, कारक लागत पे आए, कारक लागत पे किसी वस्तु की लागत माइनस के नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आ जाता है, गवर्नमेंट के जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं वो माइनस की सब्सिडी, क्योंकि सब्सिडी भी गवर्नमेंट अगर देगी तो उतना प्राइस आपका कम हो जाएगा। ये दोनों करके आप घटा दोगे तो मार्केट प्राइस। अब यहाँ समझ लेते हैं, जीडीपी एफसी एट फैक्ट्री कॉस्ट पे कोई जीडीपी आप निकाल रहे हो, इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर आप क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तो जीडीपी मार्केट प्राइस पे आ जाएगी एमपी। बाजार में इसी कीमत पे चीजें बिकती हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है आपका, कर, इनडायरेक्ट कर माइनस की सब्सिडी। अगर सब्सिडी 0 है तो जितने कर होंगे उतने ही आपके जुड़ जाएंगे, यही है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस की सब्सिडी। अब होता है बाजार मूल्य। बाजार मूल्य किस लिए होता है, लेन देन हेतु, क्योंकि उसी पे ही बिकेगी। साधन फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट पर ही हम चीजें निकालते हैं, क्योंकि इससे हमें पता चलता है हमारी जो रियल आर्थिक वृद्धि है वो कितनी, जितनी हमारे देश में उत्पादन हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो तो गवर्नमेंट का टैक्स है, टैक्स तो आप डबल लगा दो तो जीडीपी क्या हमारी दोगुनी हो जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट पे मापते हैं, ये हमें रियल आर्थिक वृद्धि बताती है। अब आते हैं, एक और टर्मिनोलॉजी आती है चालू मूल्य और स्थिर मूल्य। ये जितने भी टर्मिनोलॉजी बता रहे हैं आपको, जैसे निबल जीडीपी है, जीडीपी को आप किस में बदल रहे हो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी में, निबल में तो सिर्फ और सिर्फ मूल्य ह्रास घटा दोगे। जीएनपी है, इसको भी आपको क्या मूल्य ह्रास घटाओगे तो एनएनपी हो जाएगा। तो पहले जी को अगर एन में कन्वर्ट करना है, पहले वाले को, तो मूल्य ह्रास घटाओगे। डोमेस्टिक को नेशनल में बदलना है, जीडीपी को आपको किस में बदलना है, जीएनपी में। तो डोमेस्टिक को जब आप नेशनल में बदलने जाते हो तो आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, इसको क्या कर देते हो, जोड़ देते हो। तो ये हो गई आपकी क्या, जीडीपी जीएनपी में, नेशनल में। डोमेस्टिक जो है वो नेशनल में बदल जाता है। अगर आपको फैक्टर कॉस्ट को किस में बदलना, मार्केट प्राइस में, फैक्टर कॉस्ट को जब मार्केट प्राइस में बदलते हो तो एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देते हो। अगर मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में बदलना है तो यही चीज घटा दोगे। बस यही 3 टर्मिनोलॉजी याद रखो, सारी चीजें यहीं से क्लियर हो जाए। स्थिर मूल्य और चालू मूल्य क्या होते हैं, दो स्थिर मूल्य वो होते हैं कि गवर्नमेंट एक बेस बना देती है, इस टाइम चल रहा 2011 और 2012, तो जितनी भी 2011-12 में किसी चीज की कीमत हुई, ठीक है, जैसे सब्जियों में अगर फसल ही ले लो, तो फसल में
जो आपके 2011-12 में चने का उत्पादन हुआ, चना, और इस टाइम पे 100 कुंटल ही हुआ था, अब हो रहा है 150 कुंटल। तो यहाँ पे जो मूल्य थे ना, 10 रुपए केजी बिक रहा सपोज करो, तो इस टाइम पे भी 10 रुपए केजी ही जोड़ेंगे। ये हो गया आधार वर्ष पे। और जब इसको चालू कीमत पे जोड़ेंगे तो इस टाइम 15 रुपए केजी चल रहा है अगर, तो 15 रुपए केजी जोड़ेंगे। तो आधार वर्ष इसलिए होता है कि हम इसमें से जो महंगाई हुई है उसको घटा। तो स्थिर मूल्य क्या होता है? वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य की गणना आधार वर्ष के मूल्य के आधार पर की जाती है। इस टाइम आधार वर्ष का मूल्य क्या चल रहा है? 2011। चालू मूल्य वही है कि वर्तमान कीमत पे जो मूल्य चल रहा है उस पर गणना कर दो तो वो चालू कीमत। अब राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो जीडीपी, जीएनपी, एनआई, इसकी गणना कौन करता है? सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अभी हाल ही में मैंने बताया कि सीएसओ प्लस नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, एनएसएसओ, जो किसकी? बेरोजगारी, निर्धनता, इसका आंकड़े संग्रह करता। इन दोनों को मर्ज कर दिया गवर्नमेंट ने और क्या बना दिया? एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो अगर एनएसओ आए तो दोनों में आप यही लगा के आना, लेकिन अगर पुराना दिया रहे सीएसओ, क्योंकि अधिकतर ये क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय आय की गणना क्या है, ये ना दिया रहे तो आप इसको सीएसओ लगा के आना। इतना है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय क्या है? जो मैंने बताया, एनएनपीएफसी। अब जीडीपी से अगर आपको राष्ट्रीय आय निकालनी है, आप क्या करोगे? सबसे पहले जीडीपी में से मूल्यह्रास माइनस मूल्यह्रास करोगे, तो यहां से क्या आ जाएगा? आपका जी बदल जाएगा नेट में, ग्रॉस बदल जाएगा किसमें? नेट में। तो यहाँ पे आ जाएगा एनडीपी। एनडीपी में से आप प्लस कर दोगे एनएफआई है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो ये जो डोमेस्टिक है वो बदल जाएगा राष्ट्रीय में, तो ये क्या हो जाएगा? एनएनपी। अब अगर ये मार्केट प्राइस पे था जीडीपी, तो इसमें से आप क्या करोगे? एनएनपी माइनस के क्या कर दोगे आप? एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये क्या हो जाएगा? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। और यही क्या होता है आपका? राष्ट्रीय आय। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एक वित्तीय वर्ष की अवधि में देश के सभी सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित की गई निवल आय, इसको ही राष्ट्रीय आय बोलते हैं। ठीक है, ये निवल आय किस पे होती है? फैक्टर कॉस्ट। वही फिर से बना रखा है मैंने, जीडीपी में से मूल्यह्रास घटाओगे तो एनडीपी आ जाएगा, एनएफआई जोड़ोगे तो एनएनपी आ जाएगा, एनआईटी घटाओगे तो एनएनपीएफसी आ जाएगा। यही राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय का मापन कैसे होता है ये समझ लो। अलग अलग विधियां हैं, एक होती आय विधि, दूसरी होती उत्पाद विधि, तीसरी होती व्यय विधि। किसी भी एक विधि से आप पूरी गणना कर सकते हो, या तो जो देश की हर व्यक्ति की आय हुई है उसको जोड़ दो, या जिसने जो पूरा उत्पादन हुआ है वस्तुओं सेवाओं का सबके मूल्य को जोड़ दो, या व्यय जो आपने व्यय किया। क्योंकि क्या होता है अलग अलग सेक्टर में, जैसे सोचो आईटी इंडस्ट्री है, अब आईटी इंडस्ट्री में आपको राष्ट्रीय आय जोड़ना है तो उसमें हजारों कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो जो व्यय होगा, सबको जो सैलरी मिलेगी उसको जोड़ दोगे, या जो आय होगी लोगों की सैलरी की वो जोड़ दोगे, तो यहाँ आसानी होगी। तो ऐसे जैसे निर्माण कार्य करा रहे, आप मकान बना रहे, तो आप क्या कैसे जोड़ोगे? तो जो आपने व्यय किया पूरा उसको जोड़ दोगे, ये ज़्यादा आसान होगा। ठीक, इस तरीके से होता है। आय विधि में क्या करते हैं? सभी व्यक्तियों की आय को जोड़ देते हैं। उत्पाद विधि में जितने भी उत्पादन हुआ वस्तु सेवा उनको जोड़ देते हैं। व्यय विधि में जो व्यय, व्यय विधि का एक फॉर्मूला है वाई, ये पूरी आपकी क्या है? राष्ट्रीय आय इज इक्वल टू सी आई जी एक्स माइनस एम। एक्स क्या है? एक्सपोर्ट, एम क्या है? इम्पोर्ट। तो सी क्या है? निजी क्षेत्र का उपभोग व्यय, यहाँ पे भी प्लस होना चाहिए। ठीक है, निजी क्षेत्र का क्या है? उपभोग व्यय। जी क्या है? सरकारी उपभोग व्यय। आई क्या है? पूंजीगत वस्तुओं पर व्यय। तो ये तो आपने उपभोग कर लिया, ये भी सरकार ने एक बार चीजें ली उनका उपयोग कर लिया। आई क्या है? पूंजीगत वस्तु, यहाँ से मशीनें लगाई, फैक्ट्री लगाई, इससे क्या उत्पादन होगा, ये अलग व्यय है। इसमें निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र आएंगे। फिर ये निर्यात है और ये आयात है, निर्यात माइनस के आयात, अगर ये पॉजिटिव है तो जुड़ जाएगा, नहीं तो घट जाएगा। इस प्रकार से तीनों विधि से। अब देखते हैं आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण। थोड़ा सा दो इकोनॉमिक्स टफ टॉपिक है, बहुत इजी करके समझाया, फिर भी मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा। हर चीज को 2 बार सुनो, अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर समझ में आए। एक होता है, 3 ही सेक्टर होते हैं, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र। कृषि में क्या आता है? एग्रीकल्चर एंड एलाइड।
इसमें क्या है, उत्पाद विधि से आप जोड़ देते हो, जो उत्पादन हुआ सबका मूल्य जोड़ देते हो। उद्योग क्षेत्र जो होता है आपका, उसमें क्या क्या आता है, खनन एवं उत्खनन, विनिर्माण। तो दो क्षेत्र हैं, एक कृषि उद्योग सेवा है, एक होता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी टर्शियर, वो अलग से पढ़ाएंगे जब उद्योगों पे आएंगे, ठीक है। तो उद्योग क्षेत्र में चार ही टाइप के उद्योग होते हैं, खनन उत्खनन, विनिर्माण, ऊर्जा विद्युत गैस और जलापूर्ति, उत्पाद विधि से इसमें जोड़ते हैं। और जो निर्माण कार्य होता है ना, रियल एस्टेट की बात हो रही है, जो बड़े बड़े फ्लैट वगैरह बिल्डिंगें बनती हैं, ठीक है। इसमें व्यय विधि से जो भी सामान पे आप खर्च करते हो उस विधि से आप निकाल लेते हो कि इतना व्यय हुआ तो इतने की नई बिल्डिंग बनी है। सेवा क्षेत्र तीसरा होता है, इसमें क्या क्या आता है, बैंकिंग हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, पर्यटन हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य। सेवा क्षेत्र, सेवा मतलब होता है जहाँ पे आप कोई वस्तु नहीं बनाते, आपने सर्विस दी, उसके बदले आप पैसा कमा रहे हो। यहाँ पे आप कोई चीज नहीं दे रहे हो सामने वाले को कि दी और उसने उपयोग कर लिया, वो चीज खत्म हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आय विधि, इसमें जो लोगों को जो सैलरी मिली है, आपने जो आय कमाई है सेवा दे के, वो जोड़ ली जाती है। अब कुछ ऐसी मदें होती हैं जिन्हें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में तो हर बार अधिकतर ये क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। तो जैसे मध्यवर्ती वस्तुएं, मैंने पहले बताया मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं, कि जो बीच में यूज होती हो, अंतिम वस्तु नहीं होती। दूसरी एक और होती है पुरानी वस्तुओं की कीमत। पुरानी वस्तु अगर आप दोबारा बेच रहे हो नहीं जोड़ी जाएगी उसकी कीमत, लेकिन जो बीच में एक एजेंट है, जिसको बोलते हैं ना दलाल, तो वो व्यक्ति अगर इसमें क्या कर रहा है कि वो एजेंट कमा रहा है पैसा, जो एजेंट है वो आपकी वस्तु बिकवा के उसकी कुछ कमाई हो रही, उसको जोड़ दें, ठीक है। कुछ हस्तांतरण भुगतान होते हैं। हस्तांतरण भुगतान क्या होते हैं, पहले तो ये समझो, धन का दोहन पड़ा है, हिस्ट्री में पढ़ लिया होगा धन का दोहन। इसमें क्या था, भारत से संसाधनों का एक तरफा प्रवाह, एक तरफा प्रवाह मतलब उसके बदले में भारत को कुछ भी नहीं मिल रहा था। सेम हस्तांतरण भुगतान होता है कि इसके बदले में ना कोई वस्तु मिलती है ना सेवा मिलती है। एक पक्षी भुगतान होता है जिसके बदले में कोई वस्तु या सेवा प्रदान नहीं की जाती, जैसे उपहार दे दिया आपने, दान दे दिया। विदेशी जो होते हैं व्यक्ति अंतरण अपने घर वालों को भेजते हैं, ठीक है, वहां पे वो मेहनत करके कमाते हैं, लेकिन यहाँ भेजते हैं तो घर वाले तो कुछ कर नहीं रहे। जो भत्ते हैं, महंगाई भत्ता मिलता है, इसके बाद बेरोजगारी भत्ता, ये सब वृद्धावस्था पेंशन वगैरह भत्ते पेंशन, ठीक है, जो भी जितनी भी पेंशन है सब आ जाएंगे क्योंकि उसके बदले सेवा। लेकिन वो वाली पेंशन नहीं है कि जो आप जॉब करके गए हो, क्योंकि उसमें आपने जिंदगी भर वहां पे दी है, उसके बदले आपको दी जा रही है, ठीक है। लेकिन ये पेंशनें आ जाएंगी जहां आप नहीं थे, पुरस्कार हो गया, लॉटरी हो गई, ये सारी चीजें आपकी क्या है। और बहुत सारी चीजें और भी हैं, आपको यहाँ दिमाग लगाना है कि इसके बदले में कुछ नहीं मिल रहा है वस्तु सेवा, तो ये आपका जीडीपी में नहीं जोड़े। अब क्षेत्रवार, सेक्टर वाइज आर्थिक वृद्धि दर, अब क्या होता है ना, हमेशा वैसे नहीं निकलती, आर्थिक वृद्धि दर निकालनी है तो जीडीपी डायरेक्ट कैसे निकलेगी, सबसे पहले आप क्षेत्रवार निकालोगे, कपड़ा क्षेत्र है उसमें कितनी कमाई हुई, इसका दूसरा एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो साबुन तेल वगैरह ये है, ठीक है, एफएमसीजी का अलग निकाल लोगे, फसल का अलग निकाल दोगे। इस क्षेत्र की वृद्धि दर के लिए क्या होता है, जीबीए निकालते हैं पहले, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, और हर क्षेत्र का जितना जीबीए निकालते हैं उसको सम अप कर देते हैं, तो वो क्या जीडीपी बन जाती है। तो जब इसको निकालते हैं तो एक और टर्म आता है, अभी तो आपने क्या पढ़ा है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। एक टर्म और आता है बेसिक प्राइस। ये क्या होता है, बेसिक प्राइस वो होता है कि फैक्टर कॉस्ट पे तो चीजें बन गई, लेकिन गवर्नमेंट उत्पादन कर लगाता है एक। जब आपने फैक्ट्री स्थापित की तो गवर्नमेंट ने एक मुश्त कुछ कर लगाया आपके ऊपर, इस फैक्ट्री को लगाया, ये लाइसेंस फी, ये भी तो कहा जो आप बनाओगे उसी में ही जोड़ोगे ना। एक होता है उत्पाद कर, उत्पाद क्या कर, जितनी यूनिट बनाओगे उसके आधार पर लग गया। उत्पादन कर यूनिट से उनको कोई लेना देना नहीं, उन्होंने तो आपसे एक बार ले लिया है, सालाना फिक्स कर दिया, आप चाहे 100 बनाओ, चाहे 1000 बनाओ, चाहे 10,000, ठीक है। यहाँ पे 100 से 101 भी बनाओगे तो उस पर भी लग जाएगा। तो जो उत्पादन कर होता है वो इसमें जुड़ जाता है, जीबीए एट फैक्टर कॉस्ट प्लस उत्पादन कर और माइनस सहायक की जो आपकी सब्सिडी है, वो तो हर जगह घटाएंगे, लेकिन ये उत्पादन सब्सिडी घटाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है बेसिक प्राइस। और बेसिक प्राइस में जब आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जो उत्पादन कर होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है।
और ये क्या है, इनडायरेक्ट, क्योंकि ये किससे वसूलना है आपको, जो लोगों हैं। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स अलग चीज़ है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स में आपका जो उत्पाद है, उत्पाद कर माइनस के उत्पाद सब्सिडी, वो घटा। तो अगर जीडीपी एट मार्केट प्राइस आप देखो तो क्या होता है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट प्रोडक्शन टैक्स। ये प्रोडक्ट टैक्स है यहाँ पे प्रोडक्शन टैक्स, ठीक, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये सब जोड़ दोगे तभी आपकी मार्केट प्राइस पे जीडीपी। और ये इंडिया में कब चेंज हुआ, 2015 में, जब मोदी गवर्नमेंट है तब इसको चेंज किया। और ये मेथड, अब यही मेथड यूज हो रहा है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ वगैरह भी इसी मेथड को सपोर्ट करते हैं। अब थोड़े से कुछ तथ्य देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान कब लगाया गया, 1867-68 में। दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ली है उनको पता होगा। इंग्लैंड डेट टू इंडिया नामक एक लेख लिखा था उन्होंने, तो उसमें भी बहुत इंग्लैंड की उन्होंने बुराई की थी, बताया था इंडिया से इतना लूट रहे हैं। फिर उन्होंने एक बुक लिखी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। अनब्रिटिश क्यों बोला, क्योंकि ब्रिटिश जो थे ना, ब्रिटेन में जो रूल कर रहे थे ना, वो बड़े लिबरल थे। दादा भाई नौरोजी खुद वहाँ के जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वहाँ से मार्क एमपी बन गए, सांसद बन गए थे। तो एक इंडियन से वहाँ पे भेदभाव नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हो रहा है। तो अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में इन्होंने इसका जिक्र किया था, राष्ट्रीय आय का। पहला वैज्ञानिक विधि पर आधारित आंकड़ा कितने दिया, 1931-32 में प्रोफेसर BK RB राव इन्होंने दिया। पहला सरकारी आंकड़ा, पहली बार सरकार ने कब जीडीपी के आंकड़े पेश किए, तो 1948-49 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने इसको पेश किया था। तो 1956 से CSO बन गया था, वो लगातार जीडीपी के आंकड़े प्रकाशित कर रहा था। अब NSO इसको बना दिया। आगे चलते हैं। एक टर्म और आता है लाभांश, लाभ का अंश। सपोज करो कोई कंपनी है, 10,000 करोड़ उसने लाभ मिला उसको, तो क्या ये पूरा लाभ अपने आपस में बांट लेते हैं, नहीं, इसका एक हिस्सा निवेश के लिए रख देते हैं, फिर से नई कंपनी बना। तो एक निवेश को घटा के जो टोटल लाभ हुआ है उसमें निवेश को घटा के जो अंश बचता है वो होता है लाभांश। यहाँ पर आपकी आज की क्लास समाप्त होती है। ये हमारे 2 बैचेज चल रहे हैं, एक चल रहा है बीपीओ का पेड बैच और दूसरा चल रहा है जूनियर असिस्टेंट का पेड बैच। इसमें आपको बीपीओ के पेड बैच में क्या मिल जाएगा, पंचायती राज पर सारी वीडियो क्लासेज मिल जाएंगी और उनकी पीडीएफ आपको सिंगल पीडीएफ में मिल जाएगी 346 पेजेज की। सिंगल पीडीएफ आपको कंप्यूटर की मिल जाएगी 280 पेजेज की। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट मिल जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो कि ये सारा जितना भी आपका कंटेंट है इसको हमने थ्योरी फॉर्म में कवर करा दिया, फिर वो सारा कंटेंट आपका किस में आ गया, एमसीक्यूज फॉर्मेट में, प्लस और भी एमसीक्यूज आ गए जो मार्केट में कहीं पर भी थे वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। टोटल हमने 12 टॉपिक्स में पूरा पंचायती राज डिवाइड किया था। हर टॉपिक पर एक टेस्ट है और हर टेस्ट में आपके 150 से 200 क्वेश्चन हैं। तो ये आपका कहीं से फिर बाहर रहता ही नहीं है कोई क्वेश्चन, यहाँ से आपका 2 तरीके से कवर हो जाएगा, एक थ्योरी क्लासेज और दूसरा टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट। 12 टेस्ट तो ये है, प्लस 15 टेस्ट फेज 1 में हुए थे, उसमें भी सब में किसी में 100 क्वेश्चन है मिनिमम, किसी में 150। तो टोटल 27 टेस्ट आपको पंचायती राज पर मिल जाएंगे। इसके बाद कंप्यूटर पर भी आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट मिल जाएंगे 12, हर टॉपिक पर एक। वैल्यू एडिशन क्लासेज मिल जाएंगे, इनकी पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। वैल्यू एडिशन पे हमने क्या किया, पंचायती राज पर वैल्यू एडिशन मीन्स वो कंटेंट जो क्लासेज और टॉपिक वाइज एमसीक्यू से बाहर का था, किसी भी बुक में था, तो पंचायती राज पर भी है वो आपका। इसके बाद स्कीम्स पर भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पे स्कीम्स पर है, प्लस यूपी गवर्नमेंट की स्कीम्स पर है, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। यूपी स्पेशल वीडियो क्लासेज और पीडीएफ मिल जाएंगी। टास्क करने का आपको मौका मिलता है, टास्क करते हो तो एक तो आप खुद परफॉर्म करते हो, आपकी एक आदत डेवलप होती है, प्लस उससे आपको मौका मिलता है सुपर ग्रुप में जाने का। इसके बाद रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है, तो आपके जो भी डाउट्स होते हैं, क्वेरीज होती है, स्ट्रेटजी होती है, वो आपको मिलती रहती है, ठीक है। फीस 299 है। पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे कुछ भी कर सकते हो, इस नंबर पर करना है। नेम ये चेक कर लेना। इसके बाद टेलीग्राम या व्हाट्सएप में से किसी एक पर आपको भेज देना है, थोड़ा वेट कर लेना है, आप जोड़ दिए जाओगे पेड बैच में। अगर कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। सेम बैच हमारा जूनियर असिस्टेंट का भी चल रहा है, यहाँ पे भी आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, रिवीजन प्रोग्राम मिल जाएगा। इसके बाद टास्क मिल जाएंगे, वैल्यू एडिशन क्लासेज, फुल टेस्ट और रेगुलर गाइडेंस। यहाँ पे भी सेम सारी चीज़ें हैं। बहुत अच्छा ये बैच चल रहा है, यूपी पीसीएस से ऊपर लेवल का आपको यहाँ पर कंटेंट कराया जा रहा है, ठीक है। बैच फीस 299 ही अब कर दी है सारे स्टूडेंटों की डिमांड पर।
फ़ोन पे और पेटीएम कुछ भी इस पर भी कर सकते हो, सेम प्रोसेस है जो बीपीओ का था। इस नंबर पर पे करना है और ये नेम चेक कर लेना है, स्क्रीनशॉट यहाँ भेज देना। चलिए अभी के लिए इतना ही। आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।